इस मूवी की शुरुआत में माइक और केट नाम का एक कपल दिखाया जाता है जो कि पूरे व्हाइट रूम में एंट्री है। इस व्हाइट कमरे को इमैक्युलेट रूम कहा जाता है। कमरे के अंदर जाने पर लाल कलर का बटन दिखाई देता है। वहाँ उसको दबाते ही वहाँ पर लगी घड़ी को 50 दिनों का टाइमर चालू हो जाता है। इस कपल को एक खास तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया गया है जिसमें इन्हें 50 दिनों तक इसी रूम में रहना है, जिसके बाद उनको $5 मिलियन मिलेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी 50 दिनों के लिए यहाँ पर नहीं रह पाया और पहले ही बाहर चला गया तो इनको एक चौनी नहीं मिलेगी। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इनको खाने पीने के लिए कुछ बढ़िया चीजें नहीं मिलने वाली हैं। और ये दोनों ये चीज सोच रहे होते हैं इस कमरे में बैठे बैठे कि ये सारा पैसा मिलेगा तो क्या क्या करेंगे। जहाँ पर केट अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाह रही थी, माइक जो कि आर्टिस्ट होता है वो अपने लिए आर्ट गैलरी खोलना चाहता है और इनको यहाँ पर रहने के लिए एक छोटा बाथरूम और बिस्तर भी दिया जाता है। इधर माइक आकर एक्सपेरिमेंट की रूल पढ़ता है जहाँ पर लिखा होता है कि खाने के साथ साथ उनको $1 लाख की ट्रीट भी मिल सकती है जो कि प्राइज मनी में से कट जाएगा। जहाँ पर माइक बटन दबाकर खाना मंगाता है, जहाँ पर उसको एक स्पेशल टाइप का जूस मिलता है जिसको पीकर इनको यहाँ पर 50 दिन गुजारने हैं। इसके बाद रात हो जाती है और ये दोनों सो जाते हैं। लेकिन फिर माइक केट के करीब आने लगता है, मगर केट को लगता है कि यहाँ पे कैमराज है तो हमको ऐसे कांड नहीं करने चाहिए। वहीं अगली सुबह केट वॉशरूम जाती है और अपने आप को एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करती है। इनको फ्रेश होने के बाद नए कपड़े दिए जाते हैं। इसके बाद केट अपना वक्त गुजारने के लिए योगा करती है। वहीं माइक अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए रनिंग करता है। अब ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और ये दोनों भी बोर होने लगते हैं। तभी एक दिन माइक को कमरे में सीढ़ी मिलती है जिसको पीने के लिए माइक अपना जूस देता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है और उनसे कोई बात करता है और वो कहता है कि वो अपना खाना किसी और दूसरे को नहीं दे सकते। और फिर माइक चीटी को दरवाजे से बाहर छोड़ने लगता है। लेकिन तभी केट माइक से कहती है कि अगर तुमने बाहर जाने वाला बटन दबाया इससे हमारे पैसे कट जाएंगे, जिसके कारण केट और माइक के बीच में बहस होने लगती है। माइक फिर चीटी को नीचे रख देता है लेकिन केट को काफी गुस्सा आ रहा था। वो माइक से कहती है कि तुम वीगन हो इसलिए तुमको दूसरे जीवों से प्यार है और तुम्हारे पास काफी रोकड़ा भी है, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार वाले मुझको काफी कड़ी कोठी चुराते हैं। अब ये कहकर केट वहाँ से जाने लगती है। तभी केट उस चीटी पर अपना पैर रख देती है। ये देखकर माइक वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब अगले दिन माइक केट से कहता है कि मैं काफी बोर हो रहा हूँ, मुझको एक रेट ऑर्डर करनी है और $5 मिलियन में से $1 लाख ज्यादा नहीं होते, बहुत ज्यादा होती है, 75 लाख रुपया होता है। लेकिन तभी केट मान जाती है और माइक जाकर वहाँ पर एक रेट ऑर्डर करता है जिसमें उसको एक ग्रीन क्रेयॉन मिलता है। माइक उस क्रेयॉन से कमरों की दीवारों पर ड्राइंग बनाना चालू कर देता है। इसी बीच केट माइक के पास आती है और वो उसके बुरे बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। अब कुछ टाइम के बाद माइक के पास में जो क्रेयॉन होता है वो खत्म हो जाता है और पूरे कमरे में ड्राइंग देखकर केट काफी गुस्सा होती है लेकिन वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं है। जिसके बाद ये दोनों सोने चले जाते हैं। वहीं एक दिन इनको वॉशरूम में गन दिखती है जिसको देखने के बाद ये लोग डर जाते हैं। उस गन को ये लोग अपने बिस्तर के नीचे छुपा देते हैं। अब ऐसा करते करते और कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन इन दोनों को इनके फैमिली द्वारा भेजे गए वीडियोस दिखाए जाते हैं। माइक को उसकी बहन का एक मैसेज आया हुआ था जिसमें वो कहती है कि माइक तुम केट को इमैक्युलेट रूम में काफी मजे कर रहे होगे लेकिन मुझको केट पसंद नहीं है। लेकिन केट भी वहाँ पर खड़ी रहती है और केट ये सब कुछ सुन लेती है जिसमें माइक इससे कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद केट को उसके पिता का मैसेज दिखाया जाता है लेकिन केट को अपने पिता का वीडियो नहीं देखना होता है और वो एक दीवार के पीछे जाकर बैठ जाती है। इधर केट के पिता कहते हैं कि मैं सेंट मेरी चर्च के ऑर्फनेज में रह रहा हूँ। यानी इस एक्सपेरिमेंट के चलते जो भी वो उनकी अथॉरिटी थी वो उन लोगों के दिमाग के साथ में खिलवाड़ कर रही थी और यहाँ पर केट समझ चुकी थी कि ये एक्सपेरिमेंट उनके दिमाग के साथ खेलने के लिए किया जा रहा है और इनको अब उकसाया जा रहा है ताकि ये लोग कमरे के बाहर आ जाएं। वहीं केट माइक से कहती है कि मैं जब छोटी थी तो मेरे पिता शराब पीने के लिए पैसा लेके जाते थे जिसकी वजह से हमको काफी परेशानी हुई। जानती हो बचपन में मुझको एक टॉफी भी नहीं मिली। ये बात मैंने तुम्हें कभी बताई नहीं थी, ये बहुत ही टेंशन वाली बात थी मेरे लिए। लेकिन माइक केट को संभाल लेता है और देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं। लेकिन अपने पिता को देख लेने के बाद केट काफी डिप्रेस रहने लगती है। लेकिन अभी उन्हें 18 दिन और गुजारने होते हैं और एक दिन माइक केट से कहता है हमको एक और ट्रीट लेना चाहिए। इस पर केट भी मान जाती है और माइक बटन दबाता है। तभी साइमन नाम का एक लड़की बिना कपड़ों के अंदर आ जाती है लेकिन केट को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इधर माइक साइमन से उसके बारे में पूछता है और साइमन कहती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मुझको यहाँ पर 30 दिनों के लिए भेजा गया है। माइक फिर केट के कहने पर साइमन को एक टी शर्ट पहनने के लिए देता है। वहीं साइमन फिर दीवारों पर बनी ड्राइंग को देखकर उनकी काफी तारीफ करने लगती है लेकिन केट को ये देखकर काफी गुस्सा आने लगता है और इसके बारे में वो माइक से बात करती है। लेकिन माइक को यहाँ पर कोई पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है। वहीं रात में माइक नीचे सोने का फैसला करता है लेकिन तभी केट कहती है कि हम तीनों भी बेड पर सो सकते हैं। इसके बाद ये तीनों एक साथ सो जाते हैं और तभी केट इस चीज से और भी ज्यादा परेशान होने लगती है। वहीं अगली सुबह जब केट उठी है तब उसको कमरे में साइमन नहीं मिलती और ये देखकर केट समझ जाती है कि साइमन यहाँ से चली गई है। लेकिन केट जब वॉशरूम के अंदर जाती है तब उसको साइमन देती है जो कि फ्रेश हो रही थी वहीं पर। और कुछ देर के बाद केट वॉशरूम से बाहर आती है और अपने लिए ट्रीट लेने का फैसला करती है जहाँ पर केट को ट्रीट के तौर पर ड्रग्स की गोलियां दी जाती हैं और इधर तीनों लोग इन ड्रग्स को ले लेते हैं। इसके बाद इन तीनों पर ड्रग्स का असर होने लगता है और ये लोग अजीब हरकतें करने लगते हैं और इसी बीच माइक को हेलुसिनेशन होने लगता है और वो अपने आप को एक स्विमिंग पूल के अंदर देता है जहाँ पर माइक को पानी के ऊपर एक छोटा सा बच्चा नजर आ रहा था। लेकिन फिर वो बच्चा पानी में कूद जाता है। इस
जिसको फिर माइक बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता और तभी माइक होश में भी आ जाता है और इसी चीज से माइक काफी परेशान भी हो जाता है और वो कमरे से बाहर जाने का सोचता है, लेकिन केट माइक को समझाती है और उसको जाने से रोकती है। और इधर साइमन केट से माइक की हालत के बारे में पूछती है, जिस पर केट कहती है कि माइक को बचपन में उसके छोटे भाई की देखभाल करने के लिए कहा गया था, लेकिन उस वक्त उसने ड्रग्स लिए थे जिसके कारण से उसका छोटा भैया भगवान को प्यारा हो गया। तब से माइक खुद को उसके भाई की मौत का जिम्मेवार मानता है। साइमन फिर केट से पूछती है कि माइक और तुम कैसे मिले, जिस पर केट कहती है कि हम साइंस क्लास में मिले। इसका बाप तो दारू के लिए सारा पैसा ले जाता था, ये पढ़ने कैसे जाती। और एक बार माइक मेरे लिए फूल लाया था, वो भी गेंदे का, जिसके कारण मैं इसके प्यार में पिघल गई। इधर रात में माइक को नींद नहीं आती, तभी माइक को रात में साइमन एक जगह और बैठी दिखाई देती है। तभी माइक उसके पास जाता है और उसको अपने भाई के बारे में बताता है, लेकिन इस बात पर साइमन से कहती है कि केट ने मुझे इस बारे में पहले ही बता दिया है और बचपन में मेरे साथ भी एक ऐसी ही घटना हुई है, जहाँ पर एक बार मेरी माँ से मेरा झगड़ा हो गया था और अगले दिन मेरी माँ एक्सीडेंट में मारी गई और तभी से मैं खुद को जिम्मेदार समझ रही हूँ। साइमन फिर माइक का हाथ पकड़ के उसको समझाने लगती है, तभी वहाँ पर कैट आ जाती है और इनको साथ में देखकर साइमन को भला बुरा कहने लगती है और माइक कहता है कि हम सिर्फ बातें कर रहे थे और इतना कहकर माइक वहाँ से चला जाता है। और तभी केट को भी समझ में आ जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे मन का वहम था। और फिर केट साइमन से माफी मांगती है और कैट भी वहाँ से चली जाती है और अगले दिन केट को पता चलता है कि साइमन वहाँ से जा चुकी है, जिसके बारे में केट जाकर माइक को बताती है, लेकिन माइक को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी केट की नजर दीवार पर लिखी गई साइमन के मैसेज पर पड़ती है, जहाँ पर लिखा होता है कि इतना ज्यादा प्यार मुझे पहले किसी ने नहीं किया था। जिस पर केट माइक से इस बारे में पूछती है और तभी माइक कहता है कि भैया साइमन और मेरे बीच में कुछ भी नहीं था। लेकिन केट अब काफी भड़क गई होती है और वो माइक को धक्का देती है, जिसके कारण माइक गिर जाता है और उसके सर से खून आने लगता है। और तभी माइक केट से गुस्से में कहता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मैंने अपने अमीर दोस्तों के साथ रहना बंद कर दिया है, क्योंकि ये तुमको पसंद नहीं आता था और तुम काफी समय तक दूसरे देशों में काम के सिलसिले में रही थी और इस दौरान मैंने तुमसे कभी चीट नहीं किया, लेकिन अब तुम मेरे पे भरोसा नहीं कर रही हो। असल में ये कमरा एक आईने की तरह है जो लोगों के अंदर की सच्चाई बाहर लाता है। केट माइक से माफी मांगती है, लेकिन माइक को अभी एक डॉक्टर की जरूरत होती है, इसलिए वो केट से कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ और वो बाहर जाने लगता है। तभी केट बिस्तर के नीचे से बंदूक निकाल कर उस पर पॉइंट करने लगती है, लेकिन केट माइक पर चलाने की बजाय कमरे की छत पर चलाती है, लेकिन माइक तभी भी नहीं रुका और वो बटन दबाकर बाहर चला जाता है और अब केट अकेली बच जाती है। वो हिम्मत नहीं हारती और वो उस कमरे में अकेली रहती है और एक दिन केट का दिमाग भी काफी खराब हो जाता है और वो धीरे धीरे पागल होने लगती है। एक्सपेरिमेंट खत्म होने को 2 दिन बचे होते हैं, लेकिन केट को कैसे भी करके बाहर जाना था और वो बटन दबाने के लिए आगे बढ़ती है, जिसके बाद हमको एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई जाती है, यानी कि वो भी बाहर चली गई। वही सीन फिर कुछ महीनों के आगे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर एक सुबह माइक जॉगिंग कर रहा होता है, तभी उसे सेंट मेरी चर्च के बाहर कैट दिखाई देती है। जो भी इन दोनों के बीच में हुआ था वो उसके लिए माफी मांगती है और तभी माइक केट को माफ कर देता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने वो इमैक्युलेट रूम का एक्सपेरिमेंट पूरा किया। तभी केट उस बात का जवाब नहीं देती और उससे पूछती है कि तुम्हारी बहन कैसी है। और इसी बीच में हमें एक साइन बोर्ड दिखाया जाता है जिस पर कुछ लिखा होता है, जिसको पढ़कर हमको पता चलता है कि सेंट मेरी चर्च में एक नई किचन को बनाया जा रहा है और किसी अनजान शख्स ने काफी बड़ी डोनेशन दी है और ये शख्स और कोई नहीं बल्कि कैट रहती है। कैट ने वो एक्सपेरिमेंट पूरा किया था और $5 मिलियन जो भी मिले थे वो चर्च को डोनेट कर दिए थे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक नया कपल उसी इमैक्युलेट रूम में आ चुका है और वहीं पर ही ये मूवी दोबारा खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसको पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।